Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video of current affairs would be 17th of August to 23rd of August, यानी कि 17th August से लेके 23rd August तक जितने भी important developments हुई हैं with respect to the field of Indian economy हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन से इवेंट्स हुई हैं, कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। What will we cover? Alright. तो सबसे पहले अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक आर्टिकल लिखा है, आरबीआई के कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो उसमें उन्होंने क्या बातें करी हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी अब थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है। पहले उन्होंने कहा था, जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट निकाली थी तब उन्होंने कहा था इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी नहीं होगी, पर अभी इस रीसेंट आर्टिकल में जिसका नाम था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी अब अच्छी डायरेक्शन में चल रही है और बहुत अच्छे साइंस आ रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के, तो वो देखेंगे। देन अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोल और डीजल पे, ये जो फ्यूल है, इन पे टैक्स क्यों नहीं कम कर रही है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो उसको लेके जस्टिफिकेशन दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि हम टैक्सेस फ्यूल पे इसलिए कम नहीं कर रहे क्योंकि हमने रिकवरी का, हमने एक्चुअली पैसा पे करना है ऑयल बॉन्ड्स का। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इश्यू करे थे, उनको उन बॉन्ड से जो डेट रेज किया गया था उनके पैसे चुकाने का समय अब चल रहा है, तो इसीलिए हम टैक्सेस कम नहीं करना चाह रहे। उन्होंने सारा ब्लेम पिछले यूपीए गवर्नमेंट पे लगा दिया कि उन्होंने ऑयल बॉन्ड इश्यू करे थे, उनको पे करने के लिए हमें टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए हम टैक्स कम नहीं कर सकते हैं। सो ऑयल बॉन्ड और राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है वो देखेंगे। देन अभी रिसेंटली एक बात चली है, जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उसने कहा है कि हमें एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, उसके लिए हमें लाइसेंस दे दो। उन्होंने आरबीआई को कहा है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। तो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या, वो देखेंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को पुश देने के लिए स्कीम आई है, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसको देखेंगे। देन 6 लाख करोड़ का नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए एक प्लान निकाला है 6 लाख करोड़ का, उसको देखेंगे ब्रीफ में। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसके अंडर एक सब मिशन है, सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड, तो उसको देखेंगे। ठीक है, और एंड में हमेशा की तरह जैसे कि हमेशा होता ही है, मैं आपको कुछ एमसीक्यूज देता हूं, उन एमसीक्यूज के आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने होते हैं, वो एमसीक्यूज इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे। ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। नाउ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, आरबीआई ऑफिशियल्स ने जो आर्टिकल लिखा है उस पे 2 आर्टिकल्स आए थे, दोनों हिंदू में आए थे। ठीक है, एक एडिटोरियल था, एक उनके बिजनेस सेक्शन में था। तो इस आर्टिकल में वो बात क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। ऑलराइट, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। नाउ अगस्त 6 को ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट निकाली थी। बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, उसमें आरबीआई लेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक स्टेटमेंट निकाली थी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा ब्यौरा दिया था ना। वो जो अगस्त 6 की स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बोला था कि इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी हो तो रही है पर इतनी अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, तब उन्होंने ऐसा कहा था। अब अगस्त 6 से लेके अब 24 अगस्त आ गया है, अब वो कह रहे हैं कि अब ऐसे साइंस आए हैं कि हमारी जो पिछली स्टेटमेंट थी वो शायद थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट किया था हमने इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी को, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। तो 6 अगस्त को कहा था इतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो रही है, पर अब ऐसे साइंस आ रहे हैं, ये आर्टिकल कहता है अब ऐसे साइंस आ रहे हैं कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। Right? But less than a fortnight after this, RBI in its state of economy report has asserted that things are more optimistic than earlier revealed. ठीक है ना, ये जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आर्टिकल है ना, ये आरबीआई के ऑफिशियल्स ने लिखा है और उन ऑफिशियल्स को हेड किया था आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने। क्लियर? नाउ इस स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आर्टिकल में क्या, किन चीजों के बेसिस पे, किन चीजों को आधार बना के आरबीआई के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, वो देख लेते हैं। ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स क्या हैं इस रिपोर्ट की।
Aggregate demand has been buoyed up by pent-up demand released by unlocking and vaccination. जो 6 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड रिकवर कर रही है पर इतनी अच्छे से नहीं कर रही है। अब के आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है क्योंकि अब इकोनॉमी काफी ज्यादा खुल चुकी है और वैक्सीनेशन ऊपर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोबिलिटी अच्छी खासी हो चुकी है। मोबिलिटी बढ़ गई है, सप्लाई चेन वापस आ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट हो गई है इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, अनलॉकिंग एंड वैक्सीनेशन, जिससे जो लोगों ने अपनी डिमांड दबा के रखी हुई थी ना, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो आप मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करोगे नहीं। पर वो जो लोगों ने अपनी डिमांड दबा रखी थी अब वो निकल के बाहर आ रही है। दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड पेंट अप डिमांड। तो पेंट अप डिमांड अब बाहर निकल के आ रही है। ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के बड़े ऑप्टिमिस्टिक साइंस हैं और अच्छी चल रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। देन the evidence that economy was gaining traction could be seen in manufacturing activity gradually turning around even as contraction in services had moderated. वो कहते हैं कि अभी recent signs आए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिकअप कर रही है और जो ढलान आई हुई थी सर्विसेज सेक्टर में वो भी कम होती जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर उठ रहा है और सर्विसेज सेक्टर की गिरावट रुकती जा रही है, ये एक अच्छा साइन है। Then the authors of the article have cited several high frequency indicators. Now, ये स्टेटमेंट समझने से पहले यू नीड टू नो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। नाउ, आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में। जीडीपी एक इंडिकेटर है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक इंडिकेटर है, राइट, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। पर जो जीडीपी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको आने में ना टाइम लगता है। वो लो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, यानी कि वो बहुत टाइम बाद आते हैं। जैसे जीडीपी के फिगर्स हर क्वार्टर में आते हैं, 3 महीने के बाद आते हैं, तो ये लो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, इन्हें टाइम लगता है इनके इंडिकेटर्स आने में। पर वो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, उन्हें हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं आपकी इकोनॉमी के जो बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होते हैं, जल्दी जल्दी उनमें चेंजेस आते हैं और आप जल्दी जल्दी मेजर कर सकते हो। जैसे वो क्या है, ई-वे बिल्स बहुत ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, टोल कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, दैट मींस मोबिलिटी बढ़ गई है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, दैट मींस एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर होती जा रही है, ऑटोमोबाइल डिस्पैचेस होते जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होती जा रही है, रेलवे ट्रैफिक, रेल फ्रेट ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से क्या पता चलता है हमें कि फैक्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो ये सारे होते हैं आपके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, ये जल्दी जल्दी इनके बारे में आप पता लगा लेते हो। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आर्टिकल कहता है कि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइंस शो कर रहे हैं, इनमें बहुत रिकवरी हो रही है, ठीक है। Then the team has also pointed out to a private forecast of data. Now एक ना नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, उसने ना अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा निकाला और उन्होंने बताया कि जुलाई के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई थी। तो CMIE की रिपोर्ट को साइट करते हुए RBI ऑफिशियल्स ने कहा कि देखो CMIE भी कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, तो ये भी अच्छा साइन है। तो कुल मिला के बहुत सारे अच्छे साइन हैं जिससे हमें पता लगता है कि इकोनॉमी अच्छी जाती जा रही है। प्लस कुछ और चीजें भी हुई हैं, सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव होती जाएगी, रेनफॉल जो है, मॉनसून है, शुरू में डेफिशिएंट लग रहा था पर अब उसमें रिकवरी होती जा रही है, बारिशें होती जा रही हैं, रेनफॉल अच्छी होगी तो क्रॉप सोइंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी होगी, फूड की जो सप्लाई है वो रिकवर होगी, तो सप्लाई सिचुएशन अच्छी होती जा रही है। साथ ही साथ जब अगस्त 6 को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी उसमें बोला था सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की। उस समय इन्फ्लेशन वाज ग्रेटर देन 6% व्हिच इज अबव आरबीआई's टॉलरेंस बैंड, क्योंकि हम जानते हैं आरबीआई टॉलरेट कर सकता है इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%, बट इफ इन्फ्लेशन इज मोर देन 6% देन इट इज अबव आरबीआई's टॉलरेंस बैंड। जुलाई का जो डेटा है उसमें पता चला है कि इन्फ्लेशन हैज फॉलन डाउन टू 5.6%, 5.6% आ चुकी है, टॉलरेंस बैंड से कम हो चुकी है, और जिससे आरबीआई के ऑफिशियल्स अंदाजा लगा रहे हैं कि जितना ऊपर जाना था इन्फ्लेशन ने वो जा चुका है, अब सिर्फ ढलान पे ही जाएगा इन्फ्लेशन, पीक टच कर चुका है इन्फ्लेशन अपनी, अब नीचे ही जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत सारी ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स हैं। पर
आरबीआई ऑफिशियल्स की जो ये ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स हैं, इनको चैलेंज भी बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इतनी भी अच्छी सूरत हाल नहीं है, इतनी भी अच्छी सिचुएशन है नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इस आर्टिकल को क्रिटिसाइज भी करा है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ दीज फाइंडिंग्स क्या है? खुद CMIE, जिसके डेटा को उठा के आरबीआई ने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होते जा रहे हैं, उन्होंने ये बताया था अपनी रिपोर्ट में कि नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई हैं जुलाई के महीने में, बट वो जॉब्स ना लो क्वालिटी की जनरेट हुई हैं, बहुत लो क्वालिटी की जॉब्स जनरेट हुई हैं, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की। हुआ क्या है, CMIE का डेटा बताता है कि अच्छी क्वालिटी की जॉब्स कम हो गई और लो क्वालिटी की जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो नेट ना जॉब्स में इंक्रीज ही आया है, पर ये भी तो आप देखो कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी तो खराब होती जा रही है, वल्नरेबल इंप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये बात है। देन ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट टू, इन्फ्लेशन पे भी आरबीआई ये कह रहा है कि देखो अब इन्फ्लेशन कम हो गई, तो वो अपनी पीक टच कर चुका है, अब सिर्फ नीचे ही जाएगा। पर अभी रीसेंट सिग्नल्स आ रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकती है। फूड इन्फ्लेशन फिर से बहुत बढ़ेगी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में जो सीरियल्स की कैटेगरी है, व्हीट, राइस और एडिबल ऑयल्स की जो कैटेगरी है, वनस्पति वगैरह, इनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखी जा रही है। ये आधे अगस्त के महीने में ही पता चल गया। तो ये जो आरबीआई का अनुमान है कि नीचे जा रही है इन्फ्लेशन, नहीं फिर से ऊपर उठ सकती है, ये बोला है। प्लस आरबीआई के ऊपर अभी भी ये तलवार लटक रही है। कौन सी तलवार? मॉनेटरी पॉलिसी जब उन्होंने स्टेटमेंट निकाली थी तो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। पर उन्होंने ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए नहीं, वहीं के वहीं रखे। नाउ आरबीआई के सामने ये चैलेंज अभी भी टिका हुआ है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करें या ग्रोथ को टारगेट करें। ग्रोथ को टारगेट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स वहीं के वहीं रहने दो, इन्फ्लेशन को करोगे तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो। तो अभी भी ये तलवार लटकती रहेगी आरबीआई पे, और ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ग्रोथ इतनी अच्छी हो नहीं रही है। क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, विच इज ऑयल बॉन्ड्स एंड राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। नाउ बड़ा सिंपल सा है ये, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो तो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, पर ये जो इशू है बड़ी सिंपल सी चीज है। ये ध्यान से सुनना, मैं पूरा आपको कुछ ही लाइनों में समझा दूंगा, बाकी आप नोट्स में से पढ़ लेना। छोटा सा इशू है। देखो, अभी कहा यह जा रहा है इंडिया में जो फ्यूल के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, पर जब हम इंटरनेशनल मार्केट में देखने जाते हैं तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े नहीं हुए हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी इंडिया में बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं। क्यों? क्योंकि इसी क्रूड ऑयल पे ना गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स लगाती है। और अभी रीसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स वैट लगाती हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ अभी रीसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ाने की वजह से फाइनल फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और उस वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। क्योंकि फ्यूल से इन्फ्लेशन तो होती है, एक तो फ्यूल महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन, प्लस अगर फ्यूल महंगा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो वो भी महंगे हो जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने में इसका हाथ है, और इसके बढ़ने में गवर्नमेंट के टैक्सेस का हाथ है। तो इसीलिए बहुत सारे पॉलिसी सर्कल से ये आवाज उठ रही है, इंक्लूडिंग आरबीआई, कि गवर्नमेंट को टैक्सेस कम कर देने चाहिए ताकि इन्फ्लेशन पे कुछ राहत की सांस मिले। ना गवर्नमेंट बहुत टाइम से टैक्सेस कम नहीं कर रही थी, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से सवाल उठा रहे थे कि आप टैक्सेस क्यों नहीं कम कर रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी गलती नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि ना 2005 से लेके 2010 तक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ना ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू करे थे ना। जैसा कि आप जानते हो बॉन्ड्स क्या होते हैं, दीज आर बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर बोरो करना होता है पैसा तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देती है, राइट। फिर उस पैसे को जब चुकाना होता है तो वो चुका देती है।
नाउ एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 2010 से पहले ना, 2010 से पहले जो ऑयल के प्राइसेस थे, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस थे ना, वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी। ठीक है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में चाहे जो मर्जी प्राइस हो, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके आपको देती थी। 2010 के बाद गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी हटा दी और ऑयल के प्राइसेस डीरेगुलेट कर दिए, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस के साथ लिंक कर दिए। गवर्नमेंट अब आपको सब्सिडी नहीं देती है। पर 2010 से पहले तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी और गवर्नमेंट का ना सब्सिडी बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और क्योंकि गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा था। तो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने पता क्या करा, गवर्नमेंट ने ना कुछ बॉन्ड्स इशू करे और उन बॉन्ड्स को इशू करके दे दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। जैसे ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिन पे सब्सिडी का बर्डन आ रहा था, उनको दे दिया और उनको बोला कि देखो हम जो सब्सिडी देते हैं ना, वो सब्सिडी देनी है, पर वो सब्सिडी के लिए जो पैसा होगा ना, वो आप इनके थ्रू निकाल लो। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स निकाल के दे दिए। लेट्स सपोज गवर्नमेंट का 2005 से लेके 2010 तक टोटल सब्सिडी बिल था, लेट्स सपोज 1.4 लाख करोड़। अब या तो गवर्नमेंट वो सब्सिडी अपनी जेब से देती, जिससे सब्सिडी गवर्नमेंट की बढ़ती, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता, या गवर्नमेंट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह दिया कि हम आपको ये बॉन्ड दे देते हैं, आप इन बॉन्ड को मार्केट में बेच दो, उससे पैसा बोरो कर लो। ठीक है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो पैसा बोरो कर लेंगी और गवर्नमेंट कह रही है कि हम बॉन्ड इशू करेंगे 1.4 लाख करोड़ के। अब आप मार्केट से ये बॉन्ड बेच के 1.4 लाख करोड़ बोरो कर लो और उसी हिसाब से सब्सिडी दे दो ना। आप सोच रहे होगे कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने ऊपर क्यों इतना डेट लेंगी? क्योंकि ये जो बॉन्ड इशू होंगे, इनका जो डेट है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने बॉन्ड के थ्रू इन्होंने बॉन्ड के थ्रू 1.4 लाख करोड़ ले लिया। नाउ ये जो डेट चुकाने का जिम्मा है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर नहीं है ना। इससे ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक तीर से दो शिकार करे थे। एक, अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल दिखा दिया क्योंकि खुद की जेब से खर्चा नहीं करा। दूसरा, सब्सिडी पूरी कर दी, सब्सिडी भी दे दी पर अपनी जेब से नहीं दी, बॉन्ड इशू कर दिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह दिया ये बॉन्ड आप बेच दो और उससे जो पैसा आएगा सब्सिडी दे दो। नाउ प्रॉब्लम ये है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ये जो खर्चा है ना, एक तरह से आगे को फॉरवर्ड कर दिया, आगे को फॉरवर्ड कर दिया कि उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए तो उस समय 1.4 लाख करोड़ उन्हें देने नहीं पड़े, पर क्योंकि बॉन्ड है, डेट है, तो कभी ना कभी तो वो डेट चुकाना पड़ेगा, तो कभी ना कभी तो ये पैसे देने पड़ेंगे और विद इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, पर वो फ्यूचर में देने पड़ेंगे। अभी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। ये चीज हुई। नाउ ये जो ऑयल बॉन्ड का बर्डन है, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने फ्यूचर पे पास ऑन कर दिया था कि जो फ्यूचर की गवर्नमेंट होगी वो डेट चुकाएगी तो उस पे बर्डन आएगा, वो अब बर्डन आ चुका है मोदी गवर्नमेंट पे। और मोदी गवर्नमेंट अब कह रही है कि इस वजह से हम टैक्सेस कम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने इसका ये डेट पे भी तो करना है बॉन्ड का, राइट? ये कंट्रोवर्सी है। तो इसीलिए आपको एक पता होना चाहिए व्हाट आर दीज ऑयल बॉन्ड्स। ये ऑयल बॉन्ड्स क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है इन पे, ठीक है? ये ऑयल, और व्हाई वर दे ओनली इशूड अप टू 2010। ये जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, ये 2010 तक क्यों इशू किए थे? क्योंकि 2010 के बाद इनको इशू करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब्सिडी रिजीम ही हट गई थी। 2010 के बाद सब्सिडी का सिस्टम ही हटा दिया, डीरेगुलेट कर दिए प्राइसेस, ठीक है? So fuel price decontrol has been step by step exercise with the government freeing up prices of aviation turbine fuel को तो deregulate 2002 पे कर दिया। मतलब 2002 में aviation turbine fuel से सब्सिडी हटा दी, पेट्रोल से 2010 में सब्सिडी हटा दी और डीजल से 2014 में हटा दी, ठीक है? Now what's the controversy? ये मैं आपको समझा ही चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब की जो है मोदी गवर्नमेंट, वो कह रही है हमें ये बॉन्ड्स के पैसे, ये डेट चुकाना है और उसके लिए हम टैक्स लगा रहे हैं। पर अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये जो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट के हमने टैक्सेस इसलिए बढ़ाए हुए हैं क्योंकि हमें डेट चुकाना है, ऑयल बॉन्ड के डेट चुकाने हैं, हमने इसलिए टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, क्या इस क्लेम ऑफ गवर्नमेंट में कोई क्रेडिबिलिटी है या गवर्नमेंट बस ऐसी पल्ला झाड़ रही है, बहाना दे रही है? ठीक है, हाउ मच ऑफ अ बर्डन आर दीज ऑयल बॉन्ड्स?
The center has consistently derived far higher returns from excise duty and other levies than the expenditure it has so far incurred on these bonds. पता ये चलता है कि इन टैक्सेस से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, उस बहुत ज्यादा पैसा का बस छोटा सा पोर्शन ही है ये ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की रिसीव्स बाय वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी अलोन ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम 99,000 करोड़ in 2014-15 to 1,78,000 करोड़। 2014 में इन्होंने 1 लाख करोड़ कमाया 99,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी से। 2015-16 में 1,78,000 करोड़ कमाया और 2020-21 में इन्होंने 3,71,000 करोड़ कमाया, जबकि ऑयल बॉन्ड की पेमेंट तो 1.4 लाख करोड़ है। तो डोंट यू थिंक ये कम कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सेस से तो इन्हें बहुत ज्यादा पेमेंट आ रही है और जबकि जो ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट है वो तो बहुत ज्यादा कम है। हर साल इन्हें मोर देन 1 लाख करोड़ की पेमेंट आ रही है, मोर देन 2 लाख करोड़ की पेमेंट आ रही है। इन कॉन्ट्रास्ट, व्हाइल द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फॉर द बॉन्ड्स हैज बेयरली चेंज्ड ओवर द लास्ट 7 years, ठीक है, द इंटरेस्ट आउटगो बाय मिनिस्टर्स ओन अकाउंट एट अ लिटिल ओवर 70,000 करोड़ एवरेजेस टू जस्ट अबाउट 10,000 करोड़ अ ईयर। इतने सालों में जब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी से 1-1 लाख करोड़ 2-2 लाख करोड़ कमाए हैं, उन सालों में गवर्नमेंट ने इन ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट क्या करी है? 10,000 करोड़। जिस साल गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ कमाए एक्साइज ड्यूटी से, उस साल ऑयल बॉन्ड की पेमेंट थी 10,000 करोड़। दैट्स इट। तो गवर्नमेंट काफी हद तक पल्ला झाड़ रही है, ऑयल बॉन्ड्स का बस बहाना दे रही है, ये कहा जा रहा है। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, विच इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नाउ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है और ये क्यों बनाई जा रही है, ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। ये जो बैंक होता है ना, जनरली लेट्स सपोज एक बैंक ने ना किसी कॉर्पोरेट को 100 रुपीज का लोन दिया, राइट, और ये बैंक को पैसे वापस आएंगे, ये जब डेट चुकाया जाएगा, लेट्स सपोज वापस आएगा 150 रुपीज, कभी इंटरेस्ट वगैरह के साथ, खैर उस चीज पे हम नहीं जाते। नाउ इस बैंक का ना ये जो ए है ये 100 रुपीज का एसेट हो जाएगा, राइट। तो इस बैंक का ये एसेट है, बैंक्स जो लोन्स देते हैं ना वो बैंक्स के एसेट होते हैं। नाउ लेट्स सपोज ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और ये बैंक के पैसे चुका नहीं सकती, तो ये जो होगा ये बन जाएगा एनपीए फॉर अ बैंक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, बैड एसेट हो जाएगा ना। ये बैंक पूरी कोशिश करेगा इस एसेट को रिकवर करने की, ये बैंक पूरी कोशिश करेगा कि इस ए से जितनी भी अमाउंट रिकवर हो सके उतनी रिकवर कर ली जाए, पर इसकी एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट पता क्या है? जब बैंक इससे रिकवरी करने जाएगा ना तो बैंक का बहुत सारा इसमें एनर्जी लगेगी, बैंक के टाइम, बैंक का मनी, बैंक की रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें बैंक की ना इसमें लग जाएंगी इससे पैसा रिकवर करवाने में। अगर इससे पैसा ना रिकवर करना होता तो बैंक यही टाइम, मनी, रिसोर्सेज और बिजनेस जनरेट करने में लगा देता। तो इसलिए बैंक्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उनका। इस सिचुएशन पे आ जाती है एआरसी। एआरसी इस बैंक को बोलती है कि क्यों ना ये जो बैड लोन है ये आप मुझे बेच दो, मैं टेक ओवर कर लेता हूं, मैं इससे पैसा रिकवर कर लूंगा। बैंक कहेगा मुझे क्या मिलेगा? एआरसी कहता है कि इस एसेट के ना मैं आपको 60 रुपए दे देता हूं। देखो यहां से तो 0 रुपए आ रहे थे आपके पास तो बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा था, मैं आपको 60 रुपीज दे देता हूं। अब आप अपनी बैलेंस शीट से ये एनपीए हटा दो, अब इस ए से पैसा रिकवरी करने का काम मेरा, और फिर ये जो एआरसी है इससे रिकवरी करेगा 70-80 रुपए की, जितने भी हिसाब से, और एक तरह से पैसे कमाएगा। इन अ सेंस एआरसी ने इसकी प्रॉब्लम हटा दी। और एआरसी का आइडिया बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी एआरसीज चल रही हैं इंडिया में जो बैंक्स के एनपीएस को टेक ओवर कर लेती हैं और बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन कर देती हैं, ठीक है। पर फिर भी एआरसीज इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और एनपीए की प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ती गई है। तो इसीलिए इस साल की बजट स्पीच में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था कि हम एक बहुत बड़ी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सारे बैड एसेट्स टेक ओवर कर देगा, ले लेगा अपने पास और उन्हें रिजॉल्व करेगा, और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी बैड एसेट्स हैं, एनपीए हैं, वो एक ही बारी में साफ हो जाएंगे।
और बैंक्स दोबारा से क्लीन स्लेट करके अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट की थी बजट में। और अभी न्यूज आई है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है उसने NARCL सेटअप कर दिया, बस अब वो लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं आरबीआई से। आरबीआई से जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा NARCL को, तब वो अपने ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ये मोटे मोटे तौर पे न्यूज है। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, डिटेल में देख लेते हैं। It is a specialized financial institution that buys non-performing assets from banks and financial institutions so that they can clean up their balance sheet. These companies help banks to offload bad assets from their balance sheets and allow them to focus their energies on normal banking activities. The asset reconstruction companies are registered under RBI. RBI के अंडर रजिस्टर होती हैं, RBI ही इन्हें लाइसेंस देता है। Now, एक एक्ट है पार्लियामेंट का, सारफाजी एक्ट, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests, Sarfazi Act 2002 provides the legal basis for setting up of ARCs in India. सारे लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ARC के ARC कैसी होनी चाहिए, सारे लीगल प्रोविजंस ARC के इस एक्ट के तहत हैं। सारफाजी, As per the amendment made in the Sarfazi Act in 2016, an ARC should have a minimum of net owned fund of ₹2 crore. ये जो ARC होनी चाहिए ना, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए, इसके कम से कम नेट ओन्ड फंड्स, इसके पास फंड्स कम से कम मिनिमम 2 करोड़ होने चाहिए। ये 2016 में बताया था। 2017 में इसमें एक और अमेंडमेंट करके आपने 2 करोड़ की जगह कर लिया 100 करोड़, कि कोई भी कंपनी ARC तब कहलाएगी जब उसके पास मिनिमम फंड 100 करोड़ है। नहीं तो बैड एसेट्स खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ना, राइट? The ARCs also have to maintain a capital adequacy ratio. आपको पता है ना, बैंकिंग सेक्टर में होता है capital adequacy ratio of 15% of its risk weighted assets. ठीक है? Now NARCL क्या है? Setting up of NARCL, the proposed bad bank for taking over stressed assets of lenders, was announced in the budget of 2021-22. The plan is to create a bad bank to house bad loans of 500 crore and above. तो बैंक्स के पास जितने भी बैड लोन्स है ना, यानी कि NPA हैं, और वो NPA हैं 500 करोड़ से ज्यादा के। छोटे लोन्स जो NPA हो गए उनको नहीं ले गए, जो मोर देन 500 करोड़ के लोन्स हैं जो NPA हो चुके हैं उनको उठाएगा। In a structure that will contain asset reconstruction company and asset management company to manage and recover dead assets. The new entity is being created in collaboration with both public and private sector banks. क्योंकि ये जो NARCL है ना, इसे कौन बना रहा है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो ये बना रही है, और ये जो NARCL है इसमें 51% शेयर होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और 49% शेयर होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। ठीक है, तो दोनों पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये NARCL बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन NARCL और एग्जिस्टिंग ARCs क्या है? वैसे तो ARCs क्या होती हैं? NARCL ARC ही है, पर ये जो NARCL है ये ARC से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप अपनी PDF से जरूर पढ़ना, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, द NARCL विल टेक ओवर आइडेंटिफाइड बैड लोन्स ऑफ एसेट्स। द लीड बैंक विद एन ऑफर इन हैंड ऑफ NARCL विल गो फॉर अ स्विस चैलेंज wherein other asset reconstruction players will be invited to better the offer by a chosen bidder for finding a higher valuation on the assets on sale. इसका मतलब क्या है? स्विस चैलेंज हमने पहले करा हुआ है। लेट्स सपोज ये NARCL ने एक बैड लोन उठा लिया, ठीक है, 100 रुपए का बैड लोन ले लिया। अब उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बिड्स इनवाइट करेंगे। ठीक है, जो अच्छी बिड आएगी उसको रख लेंगे और उसको ओपन फॉर चैलेंज कर देंगे। उस चैलेंज में सबको इनवाइट किया जाएगा कि आप इस चैलेंज से बेटर, इस बिड से बेटर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इस इंसान को हम बिड दे देंगे, अगर आप कर सकते हो तो आप कर दो। इस मॉडल को हम कहते हैं स्विस चैलेंज मॉडल। ठीक है, बैंक्स हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 22 बैड लोन्स वर्थ 89,000 करोड़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द NARCL इन द इनिशियल फेज। ये बस छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूज में क्या आया था कि NARCL बनाने के लिए IBA ने, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने लाइसेंस की गुहार करी है कि लाइसेंस दे दो, RBI को बोला है, और RBI ने बोला है कि हम थोड़े टाइम में लाइसेंस दे देंगे। इन द मीनवाइल, जब तक RBI का लाइसेंस आता है, इन्होंने NARCL को रजिस्टर कर लिया है एज अ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इसे रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हीकल
वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट जो दो आर्टिकल्स है ना, एक तो ये वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, और नेक्स्ट 3 और मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी। ये मैं चाहूंगा कि आप खुद नोट्स में से पढ़ो। ये जो नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स है ना, जैसे हम स्टार्टिंग में अगर जाएं, ये जो लास्ट के ये नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स हैं, ये मैं चाहूंगा, क्योंकि ये ना ट्रिविया बेस्ड है, इसमें इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा ट्रिविया बेस्ड आर्टिकल्स है, रट्टे मारने वाली चीजें हैं। 2 तो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सबमिशन ऑन फॉडर एंड फीड और वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये आप ना खुद ही पढ़ना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। हम इस पे ना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पूरी डिस्कशन इस पे नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रटने वाला पोर्शन है। एंड सेम इज फॉर नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान। नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेके आ रही है, उसका एक पार्ट है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो इंडिपेंडेंस डे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी, राइट। तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये 3 आर्टिकल्स जो होंगे, ये मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ो। ऑलराइट, नाउ इसके नोट्स आपको खुद पढ़ो। कहां से? न्यूज़पेपर से नहीं, पीडीएफ फाइल से। इस लेक्चर के साथ आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें से आप खुद रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। जो एक्सप्लेन करने वाले आर्टिकल्स थे वो ये 3 थे और हमने उन्हें कर लिया है। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये एंड के एमसीक्यूज। 2 एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा इसी लेक्चर से रिलेटेड, उनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ऑलराइट, सो नंबर 1, Which of the following is not an example of a high frequency indicator for the economy? हम पहले ही आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर नहीं है? ई-वे बिल जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, रेल फेयर ट्रैफिक, क्वार्टरली लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statements regarding asset reconstruction companies. Statutory provisions for setting up of ARCs are laid down by Sarfazi Act. As per the Sarfazi Act, the minimum capital requirement for an ARC is 2 crore. The newly proposed National Asset Reconstruction Company Limited shall invite proposals based on Swiss challenge formula. Now, which of the above statements are correct? Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, 1, 2 and 3. Alright, ठीक है, इनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्लियर? चलो फिर, that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया then do subscribe to our channel. And if you are serious for UPSC 2022, then आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।